हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा पे। और जैसे कि आपको आजकल पता है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, आजकल क्लास 10 की मैथमेटिक्स करवा रहे हैं, जिसमें आपकी एक्सरसाइज 1 पूरी हो चुकी है। आज हम एक्सरसाइज 2 का इंट्रोडक्शन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि एक्सरसाइज 2 में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको किस तरीके से टैकल करना है, तो और उनमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। और कल हम करेंगे फिर एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो चलिए आज जो हमारे पास जो चैप्टर है पॉलिनोमियल बहुपद, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या हमें करना है। देखिए सबसे पहले तो क्या आपके पास बहुपद है ना, तो बहुपद, बहु मतलब बहुत सारे, पद मतलब जो धनात्मक या ऋणात्मक चिन्हों द्वारा अलग होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास समझना है हमको चर और अचर क्या होता है। ठीक है, ये जो लिख के ला रखा हूँ मैं आपको पहले से, ताकि आपका समय खराब ना हो, जो मुझे समझाना है उसको लिखने में टाइम ना लगे। तो उससे पहले कुछ मैंने परिभाषाएं लिखी, उन परिभाषाओं को समझने से पहले हम क्या समझ लें, चर और अचर क्या होते हैं, है ना। चर और अचर, है ना, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएबल, इसको बोलते हैं वेरिएबल, और इसको क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट बोलते हैं। तो क्या होता है ये, देखिए चर है ना, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, चर। तो देखिए जब आप किसी पशु को खुला छोड़ते हो तो पशु क्या होता है, अपना स्थान बदलता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, भाई ये चरता हुआ पशु है ना। तो वही चीज़ है वेरिएबल, मतलब जिसका मान क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, जैसे भी आप, मैंने कोई समीकरण की यहाँ पे x + 4 = 20, तो इस समीकरण में x का मान कितना आ रहा है, अगर आप इसको सॉल्व करो 16। अब मैंने यहीं पर कोई समीकरण रख दी x + 2 = 10, तो इस समीकरण में x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। यहीं पर मैंने कोई और समीकरण लिख दी x - 4 = 6, है ना। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा आपका 10। तो यानी ये जो यहाँ पर x है ये क्या है, आपका वेरिएबल है, यानी क्या है, चर है, क्योंकि इसका मान समीकरण टू समीकरण बदलता जाएगा, है ना। अभी इस समीकरण देखिए, पहले समीकरण में x का मान 16 आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, दूसरे समीकरण में x का मान 8 आ रहा है, तीसरे समीकरण में x का मान कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो इस प्रकार की जो भी हमारे पास क्या होते हैं, जिनका मान एक समीकरण से दूसरे समीकरण में परिवर्तित होता रहता है, ऐसी संख्याओं को हम, या ऐसे डिजिट को हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। तो ठीक है, तो चर आपकी समझ में आ गया होगा। चर क्या होता है, मतलब जिनका मान अलग अलग समीकरणों में अलग अलग होता है। तो ये क्या क्या हो सकता है आपके पास, ये हो सकते हैं आपके पास x, y, z, इस तरीके के जो भी होते हैं, जिनके मतलब मान हमें निकालने होते हैं, जिनके हमें सॉल्यूशन निकालने होते हैं, जिनकी वैल्यू निकालनी होती है, वो सारे के सारे किस में आते हैं, चर में आते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ आती है हमारे पास आचर्य, जिसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो जितनी भी संख्याएं होती हैं, जितनी भी संख्याएं होती है, वो सारी की सारी संख्याएं किस में आती है, आपकी आचर्य कांस्टेंट में आती है। जैसे मैंने बोल दिया 1, 2, 5, 10, 50, ये तो ये सारी की सारी इस तरह की जितने भी संख्याएं आएंगी वो सारी की सारी क्या आएंगी, आचार में आएंगी, है ना। अगर आप किसी समीकरण में 1 लिखोगे तो 1 का मतलब 1 ही होगा, किसी समीकरण में अगर 5 लिखा हुआ रहा तो 5 का मतलब 5 ही होगा। ये नहीं कि एक समीकरण में 5 का मतलब 5 होगा और दूसरे समीकरण में उस 5 का मतलब कुछ और बदल जाएगा। ठीक है, तो पहले आपकी समझ में ये दो चीज़ें आगे होंगी, चर और अचर क्या होते हैं। अब देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं गणितीय व्यंजक की। गणितीय व्यंजक क्या होता है, तो मैं आपके लिए परिभाषा लिख के लाया हूँ, फिर उसके बाद आपको समझाता हूँ और इसके एग्जाम्पल भी दूंगा। देखिए कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग से, चर और अचर राशियां मैंने अभी आपको बताई कि कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणनफल, भाग आदि से मिलकर बने पद क्या कहलाते हैं, आपके गणितीय व्यंजक कहलाते हैं। तो देखिए अब जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, ठीक है, जैसे मैंने क्या बोल दिया, चर अचर, उसमें सारी चीजें होंगी, है ना, उनके बीच क्या होगा, ये तो जोड़ आ रहा होगा, घटाव आ रहा होगा, गुणा आ रहा होगा और भाग आ रहा होगा, इस तरीके आ रहा होगा। देखिए जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2x² + 5x + 8, ये लिख दिया। तो ये क्या है भाई, एक चर हो गया, ये क्या हो गया, आपके एक गणितीय व्यंजक हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, एक गणितीय व्यंजक हो गया। इस तरीके से ये क्या हो गया आपके पास, एक गणितीय व्यंजक हो गया। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है भाई, है ना, क्या क्या लिखा मैंने यहाँ पे, देखो 2 लिखा हुआ है, ये क्या है, एक अचर पद है, x लिखा हुआ है, ये क्या है, एक चर पद है, और इनके बीच में क्या आ गया, यहाँ पर देखो प्लस आ गया, 5x और +8, यानी इसमें चर पद भी हैं, अचर पद भी हैं, है ना। देखो यहाँ पे चर और अचर के बीच जहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे क्या है, गुणा है, यहाँ पे क्या है,
इनके बीच प्लस है, फिर क्या है प्लस है। तो इस प्रकार की जो भी राशियां होती है या जो भी पद मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। जैसे मैं एक और लिखूं, जैसे मैंने लिख दिया आपके पास 3x की पावर 4 माइनस 6x, ठीक है, प्लस 5 माइनस 6 प्लस 4x। तो ये भी क्या है आपके पास, ये भी हो गया आपके पास एक बीजीय व्यंजक हो गया। तो यानी बीजीय व्यंजक में क्या आएंगे आपके पास, चर भी आएंगे, चर राशियां भी आएंगी, अचर राशियां भी आएंगी, और ये चर और अचर राशियों के बीच में क्या हो सकता है, गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है, जोड़ हो सकता है, घटाना हो सकता है। जैसे अगले लिखूं मैंने लिख दिया ए स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर बटे 4 माइनस 5x प्लस 6y। तो देखो यहाँ पर आपको सब दिखाई दे रहा है, गुणा भी है, भाग भी है, जोड़ भी है, घटाना भी। यहाँ पर देखो बटे में यानी भाग हो गया है ना, 5 और x के बीच क्या है, गुणा है, और इनके 5x और 6y के बीच में क्या है, प्लस है। तो ये सारी की सारी क्या है आपके पास, ये सारे के सारे कहलाते हैं आपके पास बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। अब देखिए, जो जितने भी बीजीय व्यंजक होते हैं हमारे पास, वो जरूरी नहीं कि हमारे पास बहुपद हो, लेकिन जितने भी बहुपद होते हैं वो क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक होता है। अब ऐसा क्यों होता है उसको समझने की बात करते हैं। जो मैंने बोला वो अभी आपकी समझ में नहीं आएगा, दोबारा आपको समझाऊंगा। अब देखिए, पहले हम समझ लेते हैं बहुपद की परिभाषा, बहुपद क्या होते हैं। देखिए, निम्न शर्तों को पूरा करने वाले बीजीय व्यंजक क्या कहलाते हैं, बहुपद, ठीक है। तो यानी जितने भी बीजीय व्यंजक है, अगर वो इन शर्तों को पूरा कर लेंगे तो वो क्या कहलाएंगे आपके पास, बहुपद कहलाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो क्या कहलाएंगे, बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। अब शर्त आप ध्यान से सुनो। पहली शर्त क्या है, चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। पहले आप इनको सुन लो क्या क्या शर्तें हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या बोलना चाह रहे हैं। पहले क्या बोल रहे हैं इसने, चर राशि का घातांक एक क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। घातांक यानी चर राशि के ऊपर ये जो पावर लिखी है हमने, इन सबको हम क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं, ठीक है। तो चर राशि का घातांक क्या होना चाहिए, एक धनात्मक पद होना चाहिए। दूसरा क्या बोला, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, इस तरीके से मतलब क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने बहुत सारे पद लिख लिए, 1 लाख पद, 2 लाख पद, 100 पद, 200 पद ऐसे लिख रहे हो, तो वो क्या होगा, वो बहुपद नहीं कहलाएगा। तीसरा क्या है, प्रत्येक चर में चर राशि का गुणांक क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको कुछ उदाहरण के जरिए इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जैसे मैं क्या लिख रहा हूँ, एक बहुपद लिख रहा हूँ, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0। अब देखिए, पहली शर्त ये पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक मतलब जैसे ये है घातांक, चर राशि है ना, ये यहाँ पर जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसका एक मानते, तो यानी जो ये ऊपर लिखे हुए घातांक क्या होने चाहिए, धनात्मक होने चाहिए, यानी इन पर माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है, माइनस नहीं होना चाहिए। माइनस का अर्थ क्या है कि जो एक्स है ये कभी भी बटे में नहीं आना चाहिए। अभी समझाता हूँ आपको, ठीक है। पहले आप समझ के, मतलब जो चर राशि यानी जो एक्स वाई जेड जो भी है उसकी घात है, जो घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, वो घात कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात क्या, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे पद कितने हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद, यहाँ पे पद कितने हैं, 3 है। दूसरी चीज आप ये समझ लीजिए, पद क्या होते हैं, पद हमेशा वही होते हैं जो क्या होते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक द्वारा क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, 2 अलग अलग पद कहलाते हैं। देखिए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना, तो 5x, और मैं आपसे पूछूं कि कितना पदीय व्यंजक है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि 1 और 1 2, ये 2 पदीय व्यंजक नहीं है, केवल क्या है, एक ही पद व्यंजक है। जैसे हमने लिख दिया, ठीक है, 5x स्क्वायर बटे 2, पूछा कितने पद व्यंजक है, तो आप ये नहीं गिनोगे 1 2 3, 3 नहीं है, केवल क्या है, 1। अगर कोई 2 संख्याएं या 2 चर या अचर पद अगर धनात्मक या ऋणात्मक द्वारा अलग होंगे तभी वो एक पद माने जाएंगे। जैसे हमने लिखा 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, तो देखिए ये पूरा एक पद हो जाएगा। अब ये नहीं कि इनके बीच गुणा हो तो ये एक अलग पद हो गया, एक पद नहीं, ठीक है, वो अलग अलग पद नहीं होंगे, पूरा एक पद हो जाएगा, यानी एक पद। अब इनके बीच में प्लस द्वारा अलग हो रहे तो ये दूसरा पद होगा, ये तीसरा पद है ना। अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा दूं तो तब भी ये एक अलग पद हो जाएगा। तो पद मतलब क्या होते हैं, वे 2 अलग अलग संख्याएं जो धनात्मक या ऋणात्मक चिन्हों द्वारा अलग हो रही हो, है ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। अभी आपको आगे भी समझाया जाएगा। तो यानी क्या होने चाहिए, जो पद हैं वो पद गिनती के होने चाहिए, 2 3 4 10, मतलब क्या हो, निश्चित पद हो, ये नहीं क्या निश्चित पद है। तीसरा क्या है, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, है ना। अब देखिए गुणांक क्या होता है आपके पास, है ना, जो ये आगे लिखी गई संख्या होती है, अचर पद के आगे जो लिखी गई संख्याएं होती है उनको क्या बोलते हैं, हम गुणांक बोलते हैं, ठीक है। तो गुणांक ये वैसे आप सब छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। गुणांक क्या होता है, अचर पद के आगे लिखी संख्या, पद के आगे लिखी
संख्या, उसको हम क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। तो गुणांक क्या होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, है ना। गुणांक क्या होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। जैसे ये देखिए 5, ये क्या है, वास्तविक है ना। ये क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 5 है, ये वास्तविक है। एक्स का गुणांक कितना है, 6, ये भी क्या है, वास्तविक है ना। कुछ अवास्तविक संख्याएं भी होती है, आप सीधे सीधे समझ लो, जो ये संख्याएं होंगी, ये संख्याएं गिनती की संख्याएं होनी चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इनमें से कोई होनी चाहिए, और ये धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, यानी पूर्णांक वास्तविक होना चाहिए। अवास्तविक पूर्णांक आप 11वीं में पढ़ोगे, जैसे a प्लस जैसे हमने लिख दिया 5 + i6। तो इस तरीके के जो पूर्णांक होते हैं उनको क्या कहते हैं, अवास्तविक पूर्णांक। ये आप उच्च क्लासों में पढ़ोगे, ठीक है। अब ये आप बस केवल ये समझ लो कि मतलब जो ये एक्स स्क्वायर और एक्स यानी अचर पद के आगे जो भी संख्याएं लिखी हो, कुछ गिनती की संख्याएं होनी चाहिए, यानी धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, यानी 1 से लेकर जितनी भी आगे तक आपकी संख्याएं आती हैं वो। तो जो इन 3 शर्तों को पूरा करता है वो क्या कहलाता है, आपका बहुपद कहलाता है। अब जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ एक चीज़, है ना, हमने लिख दिया 5/x² + 6x + 2 = 0। तो क्या ये एक बहुपद होगा, आप बताइए सोच के। ये एक बहुपद नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो x की पावर है वो क्या है, माइनस है। क्यों, क्योंकि बटे का अर्थ क्या होता है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, माइनस। यानी इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, 5x की पावर -2 + 6x + 2 = 0। तो पहली चीज़ तो क्या है, जो भी इसका घातांक होगा, घातांक कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी क्या, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। ये हम ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे +6x डॉट 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 करके और 6 की पावर n, ऐसा, है ना। तो यानी इस प्रकार के जो भी बीजीय व्यंजक दिखाई देंगे वो हमारे पास बहुपद नहीं होंगे, ठीक है। और जो इनका गुणांक होना चाहिए, गुणांक भी हमेशा क्या होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं बहुपद के प्रकार की। तो बहुपद के प्रकार देखिए, एक पद, द्विपद, त्रिपद और बहुपद, है ना। तो एक पद समझ लो आप, एक पद मतलब जिनमें क्या होता है, केवल एक ही पद होता है। जैसे मैंने लिख लिया 5x, तो ये क्या हो गया आपके पास, केवल और केवल एक पद हो गया, ठीक है। अगला लिख लूँ मैं 6x², तो ये भी क्या है, एक पद, क्योंकि मैंने क्या बताया, पद कौन होते हैं, जो प्लस या माइनस द्वारा अलग अलग होते हैं, उन्हीं को हम केवल पद मानते हैं। उसके अलावा जो भी आता है गुणा या भाग वो पद नहीं माना जाता, ठीक है। जैसा अगला लिख रहा है मैंने 9xab²। तो देखियो इन सब के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो ये पूरा का पूरा क्या है आपके पास, एक पद ही है, ना कि ये आप इस तरीके से नहीं गिनोगे कि 1 2 3 4 पद नहीं है, ये केवल क्या है, एक पद है, क्योंकि इसके बीच केवल क्या आ रहा है, गुणा या भाग आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जैसे मैं कुछ और लिख दूं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 6/5 है ना, 6/5x²। तो ये भी क्या है, एक ही पद है, यानी 6/2 लिख दूँ, ये भी एक ही पद है, क्योंकि इनके बीच क्या है, डिवाइड और मल्टीप्लाई है। तो मैंने बताया जो भी डिवाइड और मल्टीप्लाई द्वारा अलग होते हैं वो अलग अलग पद नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, सेम पद होते हैं। द्विपदीय व्यंजक, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ आपका 5x² + 6x। तो अब ये देखिए आपका दो पदीय व्यंजक बन गया, क्योंकि इन दोनों के बीच गुणा तो ये भी एक पद, इन दोनों के बीच गुणा तो ये भी एक पद, है ना। मतलब जिनमें क्या होंगे, दो पद होने चाहिए। जैसे अगला लिख दूं मैं 5x² - 6। तो देखिए इसमें क्या है, ये माइनस द्वारा अलग हो रहा है, तो ये क्या हो गया, द्विपदीय व्यंजक हो गया। इसी तरीके से हमने कुछ लिख दिया, जैसे 5ab² - 5c। तो ये भी क्या हो गया, द्विपदीय व्यंजक, एक पदीय ये हो गया, एक पदीय ये हो गया। इसी तरीके से आता है आपके पास त्रिपदीय व्यंजक। त्रिपदीय व्यंजक क्या होगा, जिसमें 3 पद होंगे, 3 पद यानी 3 ऐसी संख्याएं होंगी जो प्लस या माइनस द्वारा अलग अलग हो रही होंगी। जैसे मैं लिख दूं axbc + 5x + 5। तो ये देखिए एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया। तो ये क्या हो गया आपके पास, त्रिपदीय व्यंजक। जैसे ऐसे ही मैं लिख दूं 6x³ + 5x + 9। तो ये भी क्या हो गया आपका, एक त्रिपदीय व्यंजक हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, या अगर मैं यहाँ पर माइनस माइनस भी लगा दूँ तो तब भी क्या हो जाएगा, ये त्रिपदीय व्यंजक ही हो जाएगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, ये चीज़ आपके समझ में आई। बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है, बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। तो जब अब आपकी समझ में इतना आ गया, तो अब हम बात करते हैं बहुपद की घात के बारे में, कि बहुपद की घात क्या होती है ना, यानी पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो बहुपद की घात,
बहुपद की घात। तो किसी भी बहुपद की घात क्या होती है, जो उसके अचर पद होता है, अचर पद की जो अधिकतम घात होती है उसे उस बहुपद की घात कहा जाता है। तो क्या कहा मैंने आपके, ठीक है, अचर पद की अधिकतम घात, अचर पद की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहा जाता है, को बहुपद की घात कहा जाता है। घात यानी पावर कहा जाता है। क्या कहा, अचर पद की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहा जाता है। जैसे मैं आपको समझाऊं, ठीक है, 5x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर -2 बराबर 0। आपसे पूछता है कि इस बहुपद की घात बताओ, तो हमने क्या कहा, अचर पद की जो अधिकतम घात होती है उसी को क्या कहा जाता है, आपका बहुपद की घात कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसकी अधिकतम घात कितनी है, 4 है ना, क्योंकि ये 3 भी अचर पद की घात छोटी है, 2 भी छोटी है ना। तो जो अचर पद की अधिकतम घात होती है उसे बहुपद की घात कहा जाता है। तो यानी इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी आपके पास, 4 हो जाएगी, यानी जो अचर पद की अधिकतम घात होगी। जैसे आपको एक और बताऊं, 6x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 6 माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर आपसे पूछता है कि इस बहुपद की अधिकतम घात बताओ, तो इस बहुपद की अधिकतम घात नहीं, इस बहुपद की घात बताओ। तो इस बहुपद की घात कौन होगी, जो अचर पद की अधिकतम घात होगी, और अचर पद की अधिकतम घात कितनी है यहाँ पर, 6 है। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी आपके पास, 6 हो जाएगी। जैसे आपसे पूछा 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6, इसकी घात बताओ, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी आपके पास, यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, तो ये इस बहुपद की घात हो जाएगी। इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी आपके पास, 3 हो जाएगी। तो बहुपद की घात भी आपकी समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। इसके बाद हम जो अगली चीज आती है इस चैप्टर में, वो आती है आपके पास क्या, बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, ठीक है, बहुपद के शून्यक। तो बहुपद के शून्यकों को समझने की कोशिश करते हैं। तो बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, किसी भी बहुपद का शून्यक, ठीक है, उसमें स्थित अचर पद का वह मान होता है जिसको रखने पर वो बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए। क्या बोला, ठीक है, अचर पद का वह मान, अचर पद का वह मान जिसे रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, मान शून्य हो जाए, उसे क्या कहते हैं हम, बहुपद का शून्यक कहते हैं, ठीक है। और ये एक से ज़्यादा मान भी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे 2 प्लस, ठीक है ना, इस तरीके से लिखते हैं हम 2x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे x का क्या मान रखें ऐसा जिसको हल करने पर कितना हो जाए, ये 0 हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं x की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, -3 प्लस 6। अब देखिए जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, 3 2 जा 6 और -6 प्लस 6 बराबर 0। तो यानी कितना हो जाएगा इसका, इसके शून्य कितना हो गया आपका, -3। अब आपसे पूछा जाए कि कितने शून्यक होंगे, तो जितनी बहुपद की अधिकतम घात होती है उतने ही उसके शून्यक भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एक और समझिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आपके पास 5x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे यह हो गया ये, या माइनस लिख लो, ठीक है, कुछ भी। तो यहाँ पर देखिए x के वे मान जिनमें मैं यहाँ पर रखूँ तो ये क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बहुपद के शून्यक। और यहाँ पर अगर मैं पूछूं इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे, तो इसके कितने शून्यक होंगे, जो बहुपद की घात होती है ना, बहुपद की घात यानी जो उसकी अधिकतम मान होती है। तो यानी यहाँ पर इसके कितने शून्यक होंगे, इसके शून्यक हो जाएंगे आपके पास 2 शून्यक हो जाएंगे। कितने शून्यक हो जाएंगे, 2, यानी 2 मान ऐसे होंगे, x के 2 मान ऐसे होंगे जिनको मैं यहाँ पर रखूंगा, तो ये बहुपद कितना हो जाएगा आपके पास, इसको हल करने पर मेरे को कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। या
इस तरफ जो भी संख्या होगी उसके बराबर मिल जाएगा। अगर इस तरफ मैं 10 लिख दूं तो यानी x के 2 ऐसे मान होंगे जिनको हल करने पर, इसको हल करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, इधर वाली संख्या मिल जाएगी या 0 मिल जाएगी। इस तरफ मतलब जो भी होगा वो संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो बहुपद के शून्यक कितने होंगे, शून्य कितने हो जाएंगे, बहुपद की अधिकतम घात ही क्या हो जाएंगी, बहुपद के शून्यकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, बहुपद की अधिकतम घात ही क्या होती है, अधिकतम घात ही शून्यकों की संख्या होती है। अधिकतम घात ही शून्यकों की संख्या होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए प्यारे बच्चों, तो इतनी बातें अब आपके समझ में आ गई होगी। तो अब हम एक अगली चीज़ देखते हैं जो हमारे टॉपिक से संबंधित है। अब देखिए, हमारे पास जो अधिकतम बहुपद है वो हमारे पास क्या है, द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। यानी हमारे पास इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आएंगे, जैसे ax² + bx + c। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं तो 5x² + 2x - 6 या +6 कुछ भी हो सकता है = 0। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है, ठीक है, या जो ये हमारे पास द्विघात बहुपद बोलते हैं इसको, द्विघात बहुपद में, ठीक है, अब हमको देखना है यहाँ पे शून्यकों और, अब हमको क्या देखना है प्यारे बच्चों, शून्यकों और किसके बीच संबंध देखना है हमें, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो गुणांक आपकी समझ में आ गए, यानी ये अगर मैं इसको बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, x² का गुणांक, यानी अचर पद के आगे जो संख्या लिखी रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये b क्या हो जाएगा आपके पास, x का गुणांक हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको अब समझाता हूँ जो अगली चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास पूछी जाएगी। बहुपद के गुणांकों और किसके बीच संबंध, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। या ऐसा करते हैं, आज यही रखते हैं, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 में आएगा, तो बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध को वहाँ पर देखेंगे। तो आज आपकी समझ में जो टॉपिक मैंने पढ़ाया वो टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में आता है और हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों को भी बताइए कि आप यहाँ से अध्ययन करिए। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, आज यहीं रखते हैं। कल एक्सरसाइज 2.1 करेंगे और उसके बाद जो मैं आपको बता रहा था उसको देखेंगे, क्योंकि वो एक्सरसाइज 2.2 में है।